हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये एक इटालियन मूवी है जिसका नाम है वेल। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में इसे देख सकते हो। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात का समय है और कहानी 1993 में शुरू हुई है। सिरोन के जंगलों से गुजरती बस को हम देखते हैं जिसमें इस कहानी की लीड हीरोइन लीजा है। वह सिरोन के पैलेस में जा रही है उसके पापा के बिजनेस के सिलसिले में। उनका एंटीक सामान का रिस्टोर करने का बिजनेस है। वो अभी सिरोन के पैलेस में ऐसे ही एक एंटीक पेंटिंग को रिस्टोर करने जा रही है। तो उसे बस में 3 लोग मिलते हैं जो बातों बातों में उन तीनों से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। जिमी और जामी दोनों बायोलॉजी की स्टडी करने आई है सिरोन के जंगलों में। उनके साथ इनका एक गाइड भी है जिसका नाम है माइकल। जिमी और जॉमी सिरोन के जंगलों के जानवरों पर रिसर्च करने आई है। अब सिरोन आता है और ये चारों लोग उतर जाते हैं। लीजा कहती है, मैं पैलेस में जा रही हूँ और तुम तुम्हारे काम के लिए जंगलों में जाओ, मगर काम खत्म कर कर हम मिलेंगे। तुम मुझे पैलेस में मिलने आओ। ये शहर बहुत अच्छा है, यहाँ हम कुछ दिन घूमेंगे। उन तीनों को भी यह बात ठीक लगती है। अब वह तीनों जंगल के रास्ते जाते हैं और लीजा पैलेस के लिए दूसरी बस का इंतजार करती है। अब रात से सुबह होती है। लीजा दूसरी बस का इंतजार करते बस स्टॉप पर बैठती है। तब यहाँ एक आदमी आता है जो है मार्कोस। उसे कहता है, मैं आपको पैलेस ले जाने आया हूँ। यहाँ पास ही है पैलेस, उधर कोई बस नहीं जाएगी। अब मार्कोस लीजा को वहाँ से चलते चलते ही पैलेस तक लाता है। रास्ते में वो उस पे पैलेस की हिस्ट्री बताता है और कहता है, फिलहाल इस पैलेस की ऑनर एक लेडी है जिसका नाम है एमी, जो काफ़ी अकेली है। मैं यहीं बाजू के एक पब का ऑनर हूँ। अब तो हमारा मिलना होते रहेगा। मार्कोस और लीजा को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पैलेस में जहाँ लीजा बेटी है ऑनर का वेट करते। तभी वहाँ ऑनर एमी आती है और लीजा को वहाँ ले जाती है जहाँ पेंटिंग रखी हुई है। उसे कहती है, इस पेंटिंग को जल्द से जल्द रिकवर करो क्योंकि 2 महीनों बाद ये पेंटिंग एक म्यूजियम में भेजनी है। यह पेंटिंग जल गई थी। अब पेंटिंग की हालत बहुत बुरी थी, उस पर सारी काली जमी थी। एमी कहती है, यह पेंटिंग बनाने वाला पेंटर एक अननोन था, मगर पेंटिंग देख सब पेंटर की बहुत तारीफ करते हैं। तुम इसे जल्दी से रिपेयर कर दो। लीजा उसे कहती है, काम ज़्यादा है और टाइम कम, आपको दिक्कत ना हो तो मैं यही इसी रूम में रह जाती हूँ। एमी उसे परमिशन देती है और वहाँ से चली जाती है। अब लीजा पेंटिंग रिकवर कर रही थी, तभी उसे छत से किसी लड़की के गाना गाने की आवाज़ आती है। लीजा गाना सुन छत पर जाती है तो वहाँ उसे एक 13-14 साल की लड़की दिखती है। लीजा जैसे ही उसके पास जाती है वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये बात लीजा को थोड़ी अजीब लगती है। अब कहानी शिफ्ट होती है जंगल में जहाँ जिमी, जॉमी और माइकल थे। वो एक जगह अपना टेंट लगाते हैं। रात हो गई थी। माइकल बाहर कैमरा और हेडफोन लगाकर अंदर टेंट में सोने जाता है। तभी उसे बाहर से ऐसी आवाज़ें आती है जैसे उनके टेंट के बाहर कोई घूम रहा हो। वो बाहर जाता है। उसकी आवाज़ सुन जिमी और जॉमी भी बाहर आती है तो उसे वहाँ माइकल नहीं मिलता, मगर माइकल की कैप मिलती है जो खून से भरी थी। तभी जिमी भागते हुए जॉमी के पास माइकल को कोई ले गया है। जॉमी के सामने से ही जिमी को बहुत बेरहमी से खींचता हुआ कोई ले जाता है और डर के मारे जॉमी देखती है तो उसे भी कोई लकड़ी से सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अब ये तीनों को जब होश आता है तो ये काल कोठरी में बंद थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस काल कोठरी में कौन लाया होगा। वो तो अपना रिसर्च करने यहाँ आई थी। हम देखते हैं यहाँ और एक अजनबी है, शायद वो भी काफ़ी दिनों से यहाँ बंद था। उसे भी यहाँ इन तीनों की तरह ही लाया गया था।
अब कहानी शिफ्ट होती है लीजा पर, जो अपना पेंटिंग रिकवर का काम कर रही थी। तभी वहाँ एमी आकर उससे कहती है, मेरी बेटी और मेरे साथ डिनर करो। अब लीजा डिनर टेबल के पास आती है तो वो देखती है जो छत पर गाना गा रही थी वही लड़की एमी की बेटी जूलिया थी। लीजा उससे कहती है, ये छत से भाग क्यों गई? तब एमी कहती है, वो थोड़ी शाय है, किसी से बात नहीं करती। लीजा कहती है, और स्कूल जाती है ना? तब एमी कहती है, नहीं, दरअसल जूलिया को एक बीमारी है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की है। बच्चों के लिए वो डेंजरस है, इसलिए मैंने उसे स्कूल से निकाल दिया। ये सुन जूलिया वहां से उठकर चली जाती है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है वहां जहां उन तीनों को काल कोठड़ी में रखा हुआ है। तीनों बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, कौन उन्हें यहाँ बंद कर कर गया और अब आगे उनके साथ क्या होगा। तभी हम देखते हैं उनके कोठड़ी के बाहर एक वेल है। यह वेल बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों ओर उस पर कुछ लिखा भी था। तभी एक बहुत डेंजर आदमी यहाँ आता है, हाथ में बाल्टी लेकर, और वो आदमी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका नाम था अरोड़ा। वो चलते हुए कुएं के पास आता है और कुएं में बाल्टी डालता है और कुएं से बाल्टी थोड़ी देर में बाहर निकलता है। यही वो आदमी था जिसने इन तीनों को यहाँ लाया था। अब ये लोग उस पर चिल्लाते हैं कि हमें यहाँ क्यों लाए हो, हमें छोड़ दो। तभी वो अरोड़ा भागते हुए माइकल के कोठड़ी में आता है और माइकल को मार मार कर अधमरा करता है। माइकल बेचारा उससे बचने की नाकाम कोशिशें करने लगता है, मगर अरोड़ा उसे अधमरा कर उसी कुएं में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में उस कुएं से ऐसी आवाजें आती है मानो कोई इंसान उसे खा रहा हो। शायद कोई जानवर ही था या कुछ और। अब क्या था उसमें, ये तो हमें आगे पता ही चलेगा। मगर यहाँ तो इतना पता चल गया कि वहाँ कुएं में कोई भी था। ये अरोड़ा उसकी भूख मिटाने के लिए काम करता था और ये इन तीनों को भी इसीलिए पकड़कर लाया था। ये तो अब हो गया। ये सब देख बाकी के दोनों जिमी और जॉमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब इधर लीजा को देखते हैं तो लीजा पेंटिंग रिकवर कर रही थी। उसकी पेंटिंग अब काफ़ी रिकवर हो रही थी। वो पेंटिंग में जो चेहरा है वो रिकवर करती है, मगर चेहरा देख वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं तो एक हैवान की पेंटिंग थी। पेंटिंग से डरती है लीजा, मगर वो ज़्यादा सीरियस ना लेकर पेंटिंग रिकवर करने लगती है। तभी उसके एक छोटे से नाइफ से उसकी उंगली कटती है, जिससे उसका खून उस पेंटिंग पर गिर जाता है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और लीजा को कोई आवाज़ देता है। एक बूढ़ा इंसान उसके पीछे खड़ा था। वो कोई और नहीं, लीजा के पापा थे। वो लीजा की ओर देखते हैं, नाइफ से अपना गला काट लेते हैं। तभी ये देख लीजा बहुत ज़्यादा डरती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। इस हादसे से वो थोड़ा डर ही गई थी। ये उसके लिए बहुत अजीब इंसिडेंस था। अब इधर कोठड़ी में हम देखते हैं उस अजनबी इंसान को जो एक धारदार हथियार को बना रहा था। तभी उसका हथियार के मदद के लिए जिमी अपना कटर उसकी ओर फेंकती है। वो अब अजनबी नाइफ उठा लेता है। इधर लीजा के रूम में लीजा सोई थी। तभी उसके पीछे कोई अजीब सी औरत, मानो चुड़ैल ही थी, वो आकर सो जाती है और चुड़ैल बहुत डरावने तरह लीजा को छूने लगती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी लीजा देखती है उसके पास वही राक्षस था जिसकी पेंटिंग लीजा रिकवर कर रही थी और वो चुड़ैल भी थी जो अभी लीजा के पीछे थी। तभी लीजा की नींद खुलती है तो ये औरत लीजा का सपना था। ये चुड़ैल और ये राक्षस उसके सपने में आए थे और अब सुबह हो गई थी। तब लीजा उठकर पेंटिंग की ओर देखती है तो वही उसे सपने में दिखी चुड़ैल और वही राक्षस दिखते हैं। पेंटिंग ठीक वैसे ही थी जैसे लीजा ने अभी सपने में देखी थी, मगर रात में लीजा ने उस पेंटिंग पर उतना गौर नहीं किया था। अंधेरे में पेंटिंग को रिकवर करते हुए लीजा ने पेंटिंग को ठीक से देखा ही नहीं था
और अभी वो देख थोड़ा डर जाती है। उस पेंटिंग में बनी चुड़ैल को लिजा गौर से देख रही थी। तभी यहाँ जूलिया आती है और लिजा से कहती है वो डॉर्का है और वह एक डायन है, वो इसी घर में रहती है और तुमने पेंटिंग को रिकवर किया, अब तुम नहीं बचोगी। वो पेंटिंग शापित है, जो उसे रिकवर करता है मारा जाता है। अब ये सब कहे जूलिया वहाँ से चली जाती है, मानो वो उसे डराने ही आई थी। अब रात में लिजा रूम में बैठी थी, वो काफ़ी डरी थी। अब वो मार्कोस के पब में जाती है और उससे वो डरावना सपना शेयर करती है। इधर उस कोठड़ी में फिर से अरोड़ा आता है और उस कुएं में बाल्टी डालता है। तब वहाँ एक राक्षस आकर अपना हाथ काट खून उस बाल्टी में डालता है। ये बहुत अजीब बात थी, राक्षस अपना खून उस बाल्टी में क्यों दे रहा था। अब अरोड़ा वो खून से भरी बाल्टी बाहर निकालता है और उस अजनबी के कोठड़ी की ओर बढ़ता है। यहाँ ये समझता है कि वो राक्षस अपना खून देकर उसके बदले अरोड़ा से इंसान मांगता था, जो खाकर वो जिंदा रह सके, अपनी भूख मिटा सके। अब जिमी को लगता है अगर ये अरोड़ा अजनबी को ले गया तो यहाँ से जॉमी बाहर नहीं निकल पाएगी। वो उसे अरोड़ा पर चिल्लाने लगती है। अब वो अरोड़ा जिमी की कोठड़ी की ओर आता है और जिमी को बाहर निकालता है। जिमी डर कर कोठड़ी की सलाखों को जकड़ लेती है तो वो अरोड़ा उसके हाथ ही काट देता है और उसके पीठ का सारा मांस नोच लेता है, उसकी एक आँख भी निकाल लेता है। यहाँ जिमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब वो अरोड़ा उसे कुएं में फेंक देता है। यहाँ कुएं में हड्डियों का ढेर था और वो राक्षस जिमी की ओर आ रहा था। वो राक्षस जिमी को जिंदा ही खा जाता है। इधर पैलेस में हम जूलिया को देखते हैं, जो खिड़की के बाहर एक कपल को देख रही थी। लिजा उसके कमरे में आती है तो जूलिया रो रही थी। तब जूलिया लिजा से कहती है, मैं हमेशा से अकेले ही रही हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत सेल्फिश है। वो मेरे बारे में सोचती ही नहीं, बस खुद की सोचती है। तभी यहाँ एमी आकर लिजा को अपने साथ ले जाती है और लिजा को बताने लगती है कि वो बहुत बुरी लड़की है। जूलिया कुछ ठीक नहीं, इतनी छोटी होकर भी वो बड़े बड़े लड़कों से अफेयर करती है, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देती। ये सुन लिजा थोड़ा चौंक जाती है और उस पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो पेंटिंग सच में शापित है। तब एमी कहती है, देखो वो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करती है, इसलिए मैं उसे पैलेस में ही रखती हूँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। अब रात में जब लिजा सोती है तो उसे और एक सपना आता है। सपने में वो देखती है जॉमी और माइकल को। जॉमी माइकल को एक व्हील चेयर पर बिठाकर लाई थी। माइकल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसकी ज़्यादा तो शरीर पर मांस ही नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ लटक रही थी और जॉमी कह रही थी, लिजा हमारी मदद करो, हम यहाँ फंस गए हैं। अब लिजा उठ जाती है और मार्कोस के पास जाकर उसे ये भी सपना बताती है। लिजा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि पहले जो सपना देखा था वो सच निकला, कहीं ये भी सच ना हो जाए ऐसा उसे लग रहा था। वो मार्कोस से कहती है, क्या कोई नए टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं? मार्कोस कहता है, नहीं, कोई नया टूरिस्ट आए तो मुझे पता चल जाता है, यहाँ मेरा ही पब है इस इलाके में। अब लिजा पैलेस में वापस आती है और बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम से किसी की आवाज़ आ रही थी। वो पर्दा हटाकर बाथटब में देखती है तो यहाँ जिमी थी, जो उसी हालत में थी जिस हालत में अरोड़ा ने उसे कुएं में फेंका था। और ये देख लिजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर भागने लगती है। उसकी आवाज़ सुन ईमी इधर आने लगती है। जब ईमी बाथटब में देखती है तो यहाँ कुछ नहीं दिखता।
अब लीजा कहती है, मुझे यहाँ बहुत अजीब सी सपने आ रहे हैं। अभी तो इतना भयानक इंसिडेंस मैंने खुद देखा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस बात पर इमी भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुन अब लीजा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने उससे काम के पैसे लिए थे, वो उसे वापस भी नहीं दे सकते थी। अब इधर कोठड़ी में हम देखते हैं उस अजनबी को जो गटर के डैमेज को खोल रहा था। वो वहाँ से बाहर जाने का सोच रहा था। ड्रेनेज से बाहर जाते हुए वो जॉमी से कहता है, मैं बाहर जाकर जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ मदद लाऊंगा। वो ड्रेनेज में जाने लगता है, तभी यहाँ वही राक्षस आकर उस अजनबी को खाने लगता है। यानी ये ड्रेनेज उसी वेल की ओर जाता था। उसकी आवाज़ सुनते हुए जिमी बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि अब जिमी को लगता है वो भी इस राक्षस का खाना बनने वाली है, तो यहाँ से बच नहीं सकती। इधर राक्षस उस अजनबी को खाने लगता है। अजनबी की चिल्लाने की आवाज़ें आती है और जिमी जोर जोर से रोने लगती है। जिमी को लगता है अब उसे यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला, यहाँ उसकी मदद करने भी कोई नहीं है। अब इधर पैलेस में लीजा पेंटिंग रिकवर करने लगती है। अब उस पेंटिंग में एक और आकृति शो होने लगती है। ये आकृति एक छोटे बच्चे की थी जिसे मारकर एक पेड़ से लटकाया गया था। जूलिया भी यहाँ आकर पेंटिंग को देखने लगती है। पैलेस में हम देखते हैं एमी को, जो कोई रेड कलर की ड्रिंक पी रही थी और खुद की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी आईने में हम देखते हैं उसके पीछे वही चुड़ैल थी, द्वारका। यहाँ ये समझता है कि द्वारका और एमी दोनों ही चुड़ैल है। जूलिया की बात सच थी। उसने कहा था कि ये द्वारका यहीं रहती है, तो वो एमी इसी पैलेस में रहती थी। ईमी ही उस कोठड़ी से खून लाकर पीती थी, यानी ये अभी ईमी इसी राक्षस का खून पी रही थी। तो यहाँ कनेक्शन ऐसा है कि द्वारका और ईमी दोनों चुड़ैल है। उन्होंने इसी राक्षस को पाल रखा है। वो अरोड़ा भी इनके लिए ही काम करता है। राक्षस को खून के बदले ये लोग जिंदा इंसान देते हैं और राक्षस का खून पीकर ईमी जिंदा और खूबसूरत दिखती है। कितना भयानक था ये सब। और यहाँ फंसी थी लीजा और जॉमी। अब क्या दोनों बच पाएगी या इन राक्षसों का शिकार हो जाएगी। इधर हम देखते हैं लीजा को, वो पेंटिंग रिकवर कर रही थी। तभी यहाँ जूलिया आती है और उससे कहती है, लीजा तुम ये पेंटिंग रिकवर मत करो, मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। ये पेंटिंग 500 साल पहले बनाई गई थी। मेरी माँ और द्वारका ने बनवाई थी। सबसे पहले उन्होंने इस लड़के की बलि दी थी जिसका नाम बिली था। उन्होंने बिली की बलि देकर उस राक्षस यानी कोरॉन को बुलाया था और राक्षस को फंसा दिया था। अब राक्षस इनके कब्जे में है और वो 500 साल बाद आज़ाद हो जाएगा। वो राक्षस इनके जाल में अटका हुआ है और उसे इन दोनों ने शाप देकर इस पेंटिंग में फंसा दिया। ये शाप 500 सालों तक था। अभी इसे 500 साल पूरे हो जाएंगे। ये डायन द्वारका और मेरी माँ उस राक्षस का खून पीती है और मासूम लोगों का शिकार कर कर उस राक्षस को खाने देती है। 500 सालों बाद लाल चंद्रमा की रोशनी अगर इस रिकवर हुई पेंटिंग पर पड़ेगी तो वो राक्षस फिर से 500 सालों के लिए इसी पेंटिंग में अटक जाएगा और ये शाप फिर से उस पर चढ़ जाएगा, जिसके लिए फिर से द्वारका और मेरी माँ मासूमों का शिकार करेंगी। आप इस पेंटिंग को पूरा मत करो, यह कहते रहती है। यानी यह जूलिया भी इंसान तो है नहीं, वो भी एक चुड़ैल ही है, मगर उसे अपनी माँ का काम अच्छा नहीं लगता। यानी वो चुड़ैल तो है मगर उसके विचार अच्छे हैं। वो नहीं चाहती कि कोई बेगुनाह मारे जाए। यानी यहाँ ये समझता है कि ये जूलिया पिछले
500 सालों से 13-14 साल की रह गई। शायद इसने भी वो राक्षस का खून पिया होगा जब ये छोटी होगी। लिजा को जूलिया नादान लगती है, जैसे एमी ने कहा था। तब जूलिया देखती है कि लिजा उस पर भरोसा नहीं कर रही। तब वो कहती है, जिमी, जॉमी और माइकल को माँ ने कोठड़ी में डाला, उसमें दोनों को तो मार भी दिया। अब ये सुन लिजा को यकीन होता है, क्योंकि उन तीनों की बात तो जूलिया को कभी लिजा ने नहीं बताई थी। यानी लिजा को लगता है जूलिया जो कह रही वो सच है। अब जूलिया लिजा को एक सीक्रेट रास्ते से पैलेस की कोठड़ी की ओर ले जाती है। रास्ते में उसे अरोड़ा भी दिखता है। अरोड़ा को देख लिजा और जूलिया छुप जाते हैं। यानी वो जो कोठड़ी थी वो कहीं और नहीं, पैलेस में ही थी। अब लिजा जूलिया के साथ उसके पीछे जाती है। तब जूलिया कहती है, तुम उस अरोड़ा के पीछे जाओ, वो कोठड़ी में ही जा रहा है। मैं माँ को वहाँ उलझा कर रखती हूँ। अब जूलिया उधर एमी के पास जाती है और लिजी अरोड़ा के पीछे जाने लगती है। एक जगह अरोड़ा को शक होता है कि उसके पीछे कोई है, मगर तब तक लिजा छुप जाती है। लिजा के पास से वो दूर चला जाता है। अब लिजा एक हथियार उठा लेती है और लिजा उस अरोड़ा का पीछा करती है। अब लिजा से एक आवाज़ होती है। तब वो अरोड़ा फिर से पीछे आकर देखता है, मगर लिजा छुप जाती है। अब रास्ता बहुत लंबा था। अरोड़ा के पीछे पीछे वो कोठड़ी के नजदीक आती है तो उसे आसपास हड्डियों के ढिगारे और सड़ा गला मांस बिखरा पड़ा दिखता है, जिससे उसे डर भी लगता है, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ती है। इधर अरोड़ा कोठड़ी के पास आता है जहां जॉमी थी। वो जॉमी को पकड़कर मारने लगता है। तभी जॉमी अरोड़ा को धक्का देकर बाहर भागने लगती है, मगर जल्द ही बाहर एक पत्थर पर टकरा कर बेहोश हो जाती है। इधर वो अरोड़ा हथियार को जला रहा था ताकि वो जॉमी को मार सके। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉमी होश में आती है। अरोड़ा उसे पकड़कर कुएं में डालने वाला होता है, मगर लिजा आकर अरोड़ा पर हमला करती है, जिससे अरोड़ा बेहोश होता है। यानी ये अरोड़ा तो आखिर इंसान ही था, मगर खून पीने से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था, आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एमी के साथ काम करता था। अब लिजा जॉमी को लेकर भागने लगती है, उसी रास्ते से जहां से वो अभी अंदर आई थी। इधर अरोड़ा बेहोश था, मगर ये दोनों ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। जॉमी के पैरों में एक कील चुभ जाती है जो उसके पैर के आर पार चली जाती है। लिजा जैसे तैसे उसके पैर से कील निकालती है, मगर जॉमी को काफ़ी दर्द हो रहा था, वो ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। इधर कोठड़ी में अरोड़ा को होश आता है तो वो देखता है कोरान उसके पीछे ही था, यानी अब उसे खाना चाहिए था। अरोड़ा देखता है वो अजनबी महान नहीं था और अब अरोड़ा खुद को उस कोरान के हवाले कर देता है। कोरान अरोड़ा को जिंदा ही खा जाता है, यानी अरोड़ा यहाँ खत्म हो गया था। मगर अब कोरान जो उस कुएं में कैद था वो बाहर आ चुका था। उस कुएं में चुड़ैलों ने उसे कुछ मंत्र से बांध रखा था, जिससे वो ऊपर नहीं आ पाता। मगर उस अनजान आदमी ने जो गटर का ढक्कन खोला था जहाँ से वो कोरान बाहर आया था, यानी अब कोरान आज़ाद था, वो कोठड़ी से बाहर आ सकता था, वो शाप से भी मुक्त हो गया था। इधर जॉमी और लिजा भागते हैं, तभी सामने से मार्कोस आता है। लिजा को लगता है मार्कोस उसकी मदद करने आया है, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं। मार्कोस यहाँ तीर कमान से एक तीर छोड़ता है जो जॉमी को लगता है और जॉमी बेरहमी से मर जाती है। अब लिजा ये देख और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि लिजा का यहाँ एकलौता सहारा था मार्कोस, और वो भी दुश्मन के साइड से ही था, यानी वो लिजा का दोस्त नहीं था, दोस्त होने का दिखावा कर रहा था। दरअसल वो एमी और डॉर्का से मिला था। अब वो लिजा को एक कमरे में लाता है जहाँ एमी और डॉर्का कुछ तंत्र पूजा कर रही थी। हर तरफ कैंडल्स जली थी। मार्कोस और एमी यहाँ लिजा को पेंटिंग पूरी तरह रिकवर करने को कहते हैं,
इधर रात का समय था, चांद लाल रंग का हो गया था। पेंटिंग में लिजा को मार्कोस भी दिखता है, यानी मार्कोस और इमी 500 सालों से जवान थे और ये जो डोरका थी वो 500 सालों से बूढ़ी थी और जूलिया 13-14 साल की ही थी। यानी ये लोग जितने साल के थे उतने ही साल के रह गए थे। 500 सालों से वो उसी उम्र में अटक गए थे। वह जीने के लिए राक्षस का खून पीते थे। यहाँ लिजा वो पेंटिंग रिकवर कर रही थी, तीनों उसके पीछे ही थी। मगर जूलिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। जूलिया को लग रहा था ये पेंटिंग पूरी ना हो और फिर से उस राक्षस कोरान को शाप ना मिले। तब यहाँ लिजा को उस पेंटिंग की आखिरी साइड रिकवर करनी थी और यहाँ जूलिया आकर पेंटिंग जलाने की धमकी देती है। ये देख मार्कोस और एमी उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ लिजा पेंटिंग रिकवर करते हुए देखती है कि पेंटिंग में एमी के हाथ में एक वेपन था जिसमें कुरान को शाप देने वाला मंत्र लिखा था। कुरान को उस मंत्र से शाप दिया जा सकता था। यानी सबसे पहले इन लोगों ने बिल्ली की बलि दी और कुरान को यहाँ बुलाया, फिर उसे शाप देकर अपने जाल में खींचा और उस पेंटिंग को बनाकर कुरान को बंदी बना लिया। यानी जब तक पेंटिंग है तब तक कुरान का शाप भी जिंदा था। 500 सालों तक यहाँ बंदित रहने वाला था। यानी ये राक्षस पिछले 500 सालों से यहाँ बंद था, अब वो छूट चुका है। अब लिजा एक केमिकल को मार्कोस की आंखों में फेंकती है और यहाँ इनकी भागम भाग में 12 बज जाते हैं। यानी कुरान का शाप हट गया था और इनके असली चेहरे अब वापस आते हैं। यानी ये लोग 500 साल आगे की एज बढ़ जाती है। इमी मार्कोस के हाथ से तीर लेकर लिजा के पेट में मार देती है। यानी यहाँ लिजा भी जख्मी हो गई थी। अब शाप खत्म हो गया और इन चारों की असली एज सामने आ गई थी, क्योंकि 500 दिन खत्म होकर 501वां दिन शुरू हो गया था। पेंटिंग पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। अब यहाँ द्वारका, इमी और मार्कोस धीरे धीरे कर मर जाते हैं और इनकी राख हो जाती है। अब हम देखते हैं जूलिया को, जो बूढ़ी औरत में कन्वर्ट हो रही थी। बेचारी 500 सालों से 13-14 साल की थी। अब वो धीरे धीरे जवान होती है और बूढ़ी बनकर राख हो जाती है। मगर जूलिया बहुत ज़्यादा खुश थी, वो खुद को मुक्त समझ रही थी। अब लास्ट में यहाँ वही राक्षस आता है। डर कर लिजा दरवाज़ा बंद करती है, मगर अब फायदा नहीं था। वह कुरान अंदर आ जाता है। लिजा पेंटिंग में इमी के हाथ के वेपन पर जो मंत्र था वो जोर जोर से पढ़ने लगती है। तब तक यहाँ कुरान भी आ गया था। वो जल्दी से पेंटिंग रिकवर कर मंत्र पढ़कर कुरान को अपने ताबे में लेती है। कुरान अब फिर से बंदी बना था, मगर अब उसकी मालिक थी लिजा। लिजा उससे कुएं में जाने को कहती है और लिजा अब 500 सालों तक उसे शाप में बांध कर रखने वाली थी और पेंटिंग पूरी होकर उस पर मून की लाइट गिर गई थी। इसीलिए कुरान लिजा के ताबे में आ गया था। अब कहानी 30 साल आगे जाती है। हम देखते हैं उसी पैलेस को जहां अब लिजा राज करती थी। लिजा अभी भी जवान थी, शायद उसने भी वह राक्षस का खून पिया था। मगर यहाँ लिजा इमी के जैसे नहीं रहती, वो बहुत एडवांस सोच की थी। वो अब राक्षस का खून निकाल अमीर लोगों को बांटती थी, जिससे वो अमीर लोग अपनी जवानी बरकरार रखते। उसने यहाँ अपना बिजनेस ही बनाया था। यहाँ कुरान को उसने कुएं से बाहर एक लैब में रखा था। वो कुरान पर बहुत जागती किया करती थी। वो कुरान पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो उसकी बॉडी से खून निकालती रहती थी। उसे कोई इंसान खाने को नहीं देती जिसे वो मार कर खा सके।
यहाँ लीजा ने डॉक्टर रखे थे जो कोरान को जिंदा रख रहे थे बिना इंसान खाए, और उसके बॉडी से खून भी निकाल रहे थे, और लीजा उसका बिजनेस कर रही थी। बेचारा राक्षस, अब तक उसने बहुत से मासूमों को खाया था, मगर अब उसकी हालत बद से बदतर कर रही थी इस लीजा ने। कोरान की चीखें सारे पैलेस में घूमती है। ऐसा लगता है मानो लीजा उससे अपने नए नए बने दोस्तों का बदला ले रही थी, जॉमी, जिमी और माइकल का बदला। और ये वेल मूवी यहीं खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो इस कहानी में ये समझता है कि यहाँ लीजा की पेंटिंग रिकवर के बाद इमी ने सोचा होगा लीजा की ही बलि देगी, और मूनलाइट पेंटिंग पर गिरने के बाद वो कोरान को फिर से 500 सालों के लिए कैद कर देगी, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। लीजा ने एमी का सारा फांसा ही उल्टा पुल्टा दिया। फिलहाल तो ये 500 सालों तक अब लीजा उस राक्षस की मालकिन थी। अब आगे वो बेहतर तरीके से उस कोरान को हैंडल करेगी, इसका कोई सवाल ही नहीं। तो हमें फिल्म में दिखाया गया है कि आखिर लीजा को जो होने वाला है यानी भविष्य का पहले ही पता कैसे चल जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था लीजा जब पेंटिंग बना रही थी यानी पेंटिंग को रिकवर कर रही थी, तब लीजा का एक नाइफ से हाथ कट गया था और लीजा का खून उस राक्षस के पेंटिंग पर गिर गया था। इसीलिए शायद लीजा को भविष्य दिख रहा था और लीजा ही यहाँ की मालकिन होने वाली थी। ये भी यही तय हो